ओके दोस्तों, तो अगला जो हम करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आई वेक्टर से। कुछ जगहों पे ये जी वेक्टर या फिर कुछ जगहों पे ई वेक्टर से भी रिप्रेजेंट होता है, बट जनरली इट्स कॉल्ड आई वेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पहले उस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग कोई भी जगह पर एक मास को रखते हैं, वो मास अपने चारों तरफ एक इंफ्लुएंस क्रिएट करता है, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक मास का जो इंफ्लुएंस होता है, उस इंफ्लुएंस को हम बोलते हैं उसका फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो न्यूमेरिकली हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, तो इट इज the force acting on unit mass at a point. Unit point mass at a point. ये वाला जो यूनिट पॉइंट मास होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट मास। ये जो हमारा यूनिट पॉइंट मास होता है, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं टेस्ट मास। ठीक है, तो सपोज करो यहां पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है m, यहां से r वेक्टर दूरी पे मैंने एक पॉइंट ले लिया p। m जो है वो हमारा क्या है? पॉइंट मास। ठीक है, अच्छा, तो p पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारा कितना होने वाला है? अच्छा, p पर अगर मैं एक मास रखता हूं m0, तो f वेक्टर कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू gm m0 बाई mod of r वेक्टर का होल क्यूब विथ अ माइनस साइन इनटू r वेक्टर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, m0 के ऊपर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, तो इसलिए मैंने आगे एक माइनस लगा दिया। नाउ फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर आई वेक्टर m0 का वैल्यू मुझे 1 रखना पड़ेगा। अगर सब कुछ SI पे लिख रहा हूं तो m0 का वैल्यू 1 kg होगा। तो I वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब इंटू r वेक्टर। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I वेक्टर इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन मॉड ऑफ r स्क्वायर इंटू r कैप। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास एट अ जनरल पॉइंट P, जो हमारा यहां से पॉइंट मास से r वेक्टर के पोजीशन वेक्टर की दूरी पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, राइट। देयरफॉर इफ अ मास m dash is kept at point P, m dash के ऊपर जो फोर्स लगेगा, दैट F वेक्टर will be simply equals to m into I वेक्टर। यानी सिंपल सा फंडा क्या हुआ है, जो अगर मान लो कोई एक जगह पे फील्ड इंटेंसिटी मालूम है, उस पॉइंट पे मैं बाहर पे एक पॉइंट मास अगर रखूंगा, तो अपने आप उस पॉइंट मास के मास को तुम इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट द फोर्स, और फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाएगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड
और ग्रेविटेशनल फोर्स में एज सच हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एक जो है पर यूनिट मास हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली जो है वो हमारा मास का खुद का इन्फ्लुएंस यानी प्रॉपर्टी है, हम ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आई वेक्टर फॉर मल्टीपल पॉइंट मासेस, आई वेक्टर फॉर मल्टीपल पॉइंट मासेस। ठीक है, लेट्स सी। अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे मासेस है, पॉइंट मासेस है, m1 यहां पर है, फिर m2, ऐसे करते करते यहां पर है mn, और यहां पर है हमारा पॉइंट p। m1 जो है उसके रेस्पेक्ट में p पॉइंट जो है वो हमारा r1 वेक्टर के दूरी पे है, m2 से ये r2 वेक्टर के दूरी से है, और mn से ये rn वेक्टर के दूरी पे है। ठीक है, तो जो पॉइंट P पर नेट हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर डॉट 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 एडिंग अप टू In वेक्टर। इन सब का सम जो होगा वो हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो जनरल निकालने के लिए मैं यहां पर एक पॉइंट मास ले लेता हूं mi, जो P से हमारा ri वेक्टर के दूरी पे है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई वेक्टर जो होगा दैट विल बी माइनस जी एम आई बाई मॉड ऑफ आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। तो नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी एट पॉइंट P दैट विल बी माइनस जी समेशन एम आई आर आई कैप बाई मॉड ऑफ आर आई वेक्टर का होल स्क्वायर, आई गोज फ्रॉम 1 to n। तो दोस्तों एक बात ध्यान दो, मैं इसके रिगार्डिंग ज्यादा दिमाग की दही नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारा फोर्स का फंडा है एग्जैक्टली सेम फंडा हमारा फील्ड के लिए भी आने वाला है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज? तो आई वेक्टर फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, वो हमारा केवल पॉइंट मास के लिए डिफाइंड है, तो कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए तो एज सच हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने किए थे, सिंपली यहां पर जो बॉडी है ऑफ मास m और यहां पर है हमारा पॉइंट P, तो यहां पर हम एक इनफाइनाइटसिमल डिफरेंशियल एलिमेंट काटेंगे ऑफ मास dm, जो पॉइंट P से हमारा r वेक्टर की दूरी पर है। तो इसके रिगार्डिंग जो di वेक्टर होगा दैट विल बी माइनस जी dm बाई मॉड ऑफ r वेक्टर स्क्वायर इंटू r कैप, और जो नेट इंटेंसिटी होगा I वेक्टर that will be simply minus g integral dm by mod of r vector square into r cap। ये हमारा इंटेंसिटी होगा। यहां पर भी ध्यान रखना है, डोंट फॉरगेट टू टेक components if required। अगर कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ी तो कंपोनेंट लेने के लिए मत भूलना। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेक द कंपोनेंट्स, क्योंकि डायरेक्टली वेक्टर का इंटीग्रेशन हमें नहीं आती है। अब हम लोग इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम करने वाले हैं। ध्यान देना,
अब हम लोग जो देखेंगे वो है आई वेक्टर फॉर सम स्टैंडर्ड फिगर्स। ठीक है, अच्छा ये जितने भी कराऊंगा मैं, इसका डेरिवेशंस तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है वो भी हमें याद रखनी है। अच्छा, ज्यादातर जगहों पे क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा 12th का सिलेबस में है वो दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, तो लोग ग्रेविटेशन पढ़ाते ही नहीं है और उसके बदले सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रेविटेशन के साथ इक्विवेलेंस बैठा देते हैं। मैं उल्टा चीज बोलता हूं, ग्रेविटेशन को ढंग से पढ़ लो, क्योंकि 11th पे तो हमारा ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन को अगर हम ढंग से पढ़ लेंगे तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जो चीज 12th का है उसको 12th में ही रहने देते हैं और 11th के सिलेबस के पार्ट को ढंग से कर लें, जो कि 12th में हमें एडवांटेज मिल पाए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई जरूरत है क्या ग्रेविटेशन करने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स हम इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर सकते हैं। तो 11th का एक टॉपिक को जबरदस्ती छोड़ने का कोई कारण बनता ही नहीं है, तो हम प्रॉपर ग्रेविटेशन करेंगे। ये सारे डेरिवेशन जो मैं करवा रहा हूं ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां पर हम क्यों ना फायदा ले ले। वहां पर मैं स्टेट करूंगा, तो देखो बेटा मैंने ग्रेविटेशन में करवाया था, तो वहां पर मैंने समझाने वाला पार्ट को कम कर दूंगा, बट यहां पर एक बार ढंग से सबसे पहले कर डालो। नहीं करना थोड़ा बेवकूफी है। तो जितने भी स्टैंडर्ड फिगर्स में कराऊंगा उसके सबके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमें हर हाल पे याद होनी चाहिए। लेट्स सी, सबसे पहला है रॉड, और रॉड में हम जो बात करेंगे दैट इज फॉर एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, नाउ ये है हमारा रॉड जिसका मास है m, लेंथ है l, यहां पर है पॉइंट P, इस वाले एंड से ये दूरी जो है दैट इज r। एक्सियल पॉइंट क्यों? क्योंकि रॉड के लेंथ के अलोंग ही वो वाला पॉइंट P जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है। तो फाइंड I एट पॉइंट P। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या होता है आई वेक्टर का? हमेशा टुवर्ड्स द मास। आई वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मास, यानी यहां पर भी P पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो तो हमारा इसी तरीके से होने वाला है। ठीक है, अच्छा इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? दैट इज गिवन एज इक्वल्स टू लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू m/l। तो मैंने क्या किया, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर, एक मैंने छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ लेंथ dx। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो मैं कराऊंगा वो अपने आप तुम्हें एक चीज दिख जाएगा, जो फोर्स का एनालिसिस और जो हमारा फील्ड का एनालिसिस है वो एग्जैक्टली सेम है। ना ये वाला जो dm होगा उसके कारण P पर जो हमारा इंटेंसिटी होगा वो हमारा di इस तरीके से होने वाला है। नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ di? दैट इज g dm by x स्क्वायर, एंड dm कितना है मेरे पास? दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx। सो di जो होगा दैट इज g लैम्डा इंटू dx अपॉन x स्क्वायर।
तो जो नेट इंटेंसिटी आएगी I, that is equals to g lambda integration dx by x square from x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x का मिनिमम वैल्यू है r, मैक्सिमम वैल्यू है r प्लस l, तो दैट इज g लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x, तो कितना आ जाएगा मेरे पास gm/l, यहां पर आएगा 1/r माइनस 1/, तो l तो हमारा कट हो जाएगा। सो फाइनली जो इंटेंसिटी आएगी I, दैट विल बी इक्वल्स टू gm अपॉन r इंटू r प्लस l, और डायरेक्शन जो होगा वो होगा टुवर्ड्स द मास लाइक दिस। ठीक है, अच्छा दूसरा, सर्कुलर आर्क। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, नाउ जो हमारा ये पॉइंट है P, जो हमारा ये पॉइंट है P, ये सर्किल का एक तरफ का एंगल बनता है अल्फा, एक तरफ का एंगल बनता है बीटा। टेक इट एज अ डायरेक्शन ऑफ जे कैप और टेक इट एज अ डायरेक्शन ऑफ आई कैप। ये वाले का मास पर यूनिट लेंथ जो है वो है हमारा लैम्डा। तो पॉइंट P पर हमें फील्ड जो है वो निकालने की जरूरत है। देखो सर्कुलर आर्क अगर है, कहीं पर भी तुम्हें निकालना पड़े तो सिंपली एक काम करो, एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम हियर एक का पतला सा स्ट्रिप काट लो ऑफ एंगल डी थीटा। तो जो हमारा डीएल आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर डी थीटा, तो डीएम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा। और ये वाले टुकड़े के कारण जो हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी वो डी हमारा कुछ इस तरीके से होने वाली है। ये हमारा कुछ इस तरीके से होने वाली है, क्योंकि ये मास तो अपनी तरफ खींचेगा। सो डी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं दैट इज जी डी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो हर जगह पे आ रही है, हम इसका रेडियस कैपिटल आर ले लो। ठीक है, देना भूल गया था, सॉरी। ओके, तो डीएम कितना हो जाएगा, जी लैम्डा आर डी थीटा। तो डी का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा। दोस्तों अब एक गलती मत करना, ये वाला डी को सीधा इंटीग्रेट करने के लिए बैठ मत जाना, क्योंकि सिंपल सी बात है, डी एक वेक्टर क्वांटिटी है और सबका डायरेक्शन सेम नहीं होने के कारण हम इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये वाले केस में सबका डी का डायरेक्शन सेम था, तो हम बेसिकली मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डी आई एक्स क्या होगा, दैट विल बी डी आई इंटू साइन थीटा, और डी आई वाई जो आएगा दैट विल बी डी आई इंटू कॉस थीटा। सो आई एक्स जो आएगा मेरे पास दैट विल बी जी लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और थीटा का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। अच्छा, राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हूं
तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में माइनस बीटा लेना मत भूलना। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, तो क्या पुट होगा, माइनस तो बाहर कर दो, माइनस जी लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। कॉस ऑफ माइनस बीटा इज सिंपली माइनस कॉस बीटा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है प्लस है या माइनस। तो आई एक्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस जी लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अच्छा, जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो है उसके अलोंग डेफिनेटली हमारा होने वाला है। ठीक है, नाउ सिमिलरली आई वाई क्या आएगा मेरे पास, जी लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो दैट विल बी इक्वल टू, ये साइन थीटा आएगा तो साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, माइनस माइनस मेक्स इट प्लस। तो आई वाई सिंपली आएगा जी लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमारे पास आ जाएगा आई एक्स एंड आई वाई। ओके ओके दोस्तों, तो यहां पर हम लोगों ने ये चीज निकाल के रखे। अच्छा, एक चीज पहले ध्यान दो, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा तो कॉस अल्फा लेस देन कॉस बीटा होगा। तो आई एक्स वेक्टर जो होगा ये भी नेगेटिव, आगे एक माइनस है, आई एक्स विल बी अलोंग प्लस आई कैप। और सिमिलरली इफ अल्फा इज लेस देन बीटा तो कॉस अल्फा विल बी ग्रेटर देन कॉस बीटा। ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है बट आगे का माइनस उसे नेगेटिव बना देगा, तो आई एक्स जो होगा दैट विल बी अलोंग माइनस आई कैप। ठीक है, अच्छा, नेट जो हमारा इंटेंसिटी होगा आई वेक्टर दैट विल बी अंडर रूट आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली निकालने का ट्राई करते हैं। अच्छा, जी लैम्डा बाई आर तो हमारा कॉमन हो जाएगा। अब यहां पर क्या क्या टर्म्स आएगा उसके बारे में देखते हैं। यहां पर माइनस तो आया भाड़ में, वो तो स्क्वायरिंग में खत्म हो गया। यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहां पर 1 बनेगा। कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा यहां पर 1 बनेगा, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा बनेगा, माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा बनेगा। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी लैम्डा बाई आर, 2 कॉमन लेते हुए यहां पर आएगा 1 और माइनस अगर मैं ले लेता हूं तो कॉस अल्फा बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आने वाला है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो दैट विल बी जी लैम्डा अपॉन आर 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड आएगी that will be equals to 2g lambda by r sine of alpha plus beta by 2। ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमें डायरेक्टली याद रखने की जरूरत है। दिस हैज टू बी डायरेक्टली रिमेंबर्ड। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, नेट डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान दो,
आई एक्स जो है उसको मैंने लिख दिया हूं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारा है आई एक्स और इस डायरेक्शन में हमारा है आई वाई। तो मान लो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आई का, ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू आई वाई अपॉन आई एक्स। नाउ आई वाई अपॉन आई एक्स अगर करूंगा जी लैम्डा बाई आर कट, सो दैट विल बी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान देना। tan थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और नीचे क्या आएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास आने वाला है। सो अगर मैं ध्यान दूं, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, तो tan थीटा जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आ गया है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब ध्यान देना, ये एंगल अगर थीटा है और ये वाला एंगल को अगर मैं फाई बोलता हूं, tan थीटा इज नथिंग बट कॉट फाई, तो कॉट फाई इक्वल्स टू कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो फाई जो है यानी यहां पर हमारा एंगल बनता है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दिस इज माई फाई। तो दोस्तों अगर मैं दो एंगल निकालूं, ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी अल्फा माइनस फाई, एंड अल्फा माइनस फाई अगर मैं देखूं वो होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और यहां से अगर मैं देखूं सिमिलरली ये वाला एंगल, दिस विल बी बीटा प्लस फाई, ये भी हमारे पास आने वाला है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यहां से सिंपली एक चीज मालूम पड़ रहा है, आई वेक्टर विल बी डायरेक्टेड along the angle bisector. I vector will be directed along the angle bisector of the circular arc. ठीक है, आई होप ये चीज हमें समझ में आ गया है। मैग्नीट्यूड हमारा ये होगा और डायरेक्शन जो होगा वो सर्कुलर आर्क का जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग होगा बाय सिमेट्री। अच्छा, इसे स्पेशल केस, तो व्हाट आर द स्पेशल केसेस? जो पहला स्पेशल केस है, ध्यान दो, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। अच्छा, सेमी सर्कुलर रिंग कब बनेगा? सेमी सर्कुलर रिंग कब बनेगा?
बहुत सिंपल बात है, अल्फा और बीटा दोनों को हम 90 डिग्री बना दे, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हमारे पास जो Ix आएगा उसके बारे में अगर हम देखें तो cos 90 माइनस cos 90, Ix हमारा डेफिनेटली 0 आएगा, और जो Iy होगा उस पे अगर हम देखें sin 0 प्लस sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1 दैट इज 2, Iy जो होगा दैट विल बी 2g लैम्डा अपॉन r, यानी सेमी सर्कुलर रिंग में हमारा जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसके अलोंग, उसके जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग 2g लैम्डा अपॉन r होने वाला है। एंड दूसरा सर्कुलर रिंग, और सर्कुलर रिंग के लिए अगर मैं देखूं, इसको सर्कुलर रिंग बनाने के लिए अल्फा और बीटा दोनों को कर दो 180, तो Ix और Iy दोनों जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा 0। Ix और Iy दोनों जो होने वाला है वो 0 होने वाला है। ऑब्वियसली बाय सिमेट्री भी हम देख सकते हैं, जो ये अगर हमारे पास सर्कुलर रिंग है, सो हम कोई भी अगर एक पॉइंट ले लें, कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, ठीक है, तो यहां पर अगर हम डी थीटा का टुकड़ा काटते हैं तो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर भी हमारा डी थीटा का ही टुकड़ा कटने वाला है। नाउ इन दोनों का मास इक्वल है, तो ये वाले के कारण जितना डी आई यहां पर पैदा होगा, ये वाले के कारण उतना ही पीछे की तरफ डी आई हमारा पैदा होने वाला है। तो आई वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग इज इक्वल्स टू 0। यूनिफॉर्म रिंग के सेंटर पे जो हमारा आई वेक्टर होने वाला है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, बट रिंग हमारा यूनिफॉर्म होना जरूरी है, यानी उसका लैम्डा किसी भी हालत पर हमारा थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम केवल यूनिफॉर्म के केस में ही बातचीत कर रहे हैं। ओके, अच्छा, नाउ सर्कुलर आर्क के बदले थर्ड जो इंपॉर्टेंट फिगर है, ring at an axial point, ring at an axial point, तो ये है हमारा रिंग, ठीक है। रिंग का मास है m, रेडियस जो है वो है हमारा a, यहां पर रिंग का जो एक्सिस है, यहां पर एक पॉइंट है P, ठीक है। नाउ ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r। फाइंड I at P। किस तरीके से निकालेंगे सबसे पहले देखते हैं। तो मैंने रिंग पे एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ मास dm। P पॉइंट से अगर मैं दूरी देखूं, ये दूरी आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसके चलते जो हमारा फील्ड होगा दैट इज di along दिस डायरेक्शन। नाउ ये वाला एंगल है थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज डी आई कितना होगा? मैग्नीट्यूड वाइज डी आई सिंपली आ जाएगा जी डी एम अपॉन ए स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, जी डी एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्टली अब डी को इंटीग्रेट मत कर डालो। ऑब्वियसली बात है, हमारा इस डी का दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा, इसको मैं डी आई एक्स बोल रहा हूं, इसको मैं डी आई वाई बोल रहा हूं। अच्छा, गौर से ध्यान दो, जो डी आई वाई निकालने की कोई भी जरूरत हमें होगी ही नहीं, क्योंकि अगर मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे काटूं तो इसका ऐसे होगा, तो डी आई एक्स तो हमारा सबका ऐड होने वाला है, बट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में डी आई वाई डेफिनेटली हमारा कैंसिल होने वाला है। तो इफेक्टिवली अगर हम ध्यान दें, डी आई एक्स दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू डी आई कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा का वैल्यू जो है दैट इज आर बाई दिस, तो जी डी एम आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आई एक्स इक्वल्स टू जी आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी एम। अच्छा, बाकी सारे चीज जो है वो कांस्टेंट है, आर और ए जो भी है वो डेफिनेटली हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट के पी के लिए फिक्स है। तो हम डायरेक्टली एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा आई एक्स होगा दैट विल बी जी आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डीएम, एंड इंटीग्रल डीएम जो होगा दैट विल बी नथिंग बट एम। तो रिंग का एक्सियल पॉइंट पे अगर हम निकाले दैट इज जी एम आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये है हमारा रिंग का कोई भी जनरल एक्सियल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो ऑब्वियसली आई वेक्टर is directed towards the center of the ring। ठीक है, I vector is directed towards the center of the ring। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं I वर्सेस R का, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो राइट वाले हर पॉइंट के लिए आई जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और लेफ्ट वाले हर पॉइंट के लिए डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों ध्यान दो, यहां पर अगर हमारा आई है, यहां पर अगर हमारा आर है, सो इस पर अगर मैं R 0 पुट करता हूं तो I हमारा 0 होना चाहिए था, जो कि ऑब्वियसली बात है, सेंटर ऑफ द रिंग है वो 0 होना चाहिए। और R अगर मैं इंफिनिटी पुट कर रहा हूं तो भी इन दैट केस नीचे वाले को मैं R क्यूब लिख सकता हूं, R बहुत बड़ा हुआ तो R बाई आर क्यूब विल बी R स्क्वायर। R इंफिनिटी पुट करूंगा तो 0 आएगा। तो इफ आई प्लॉट इट लाइक दिस, it is going from 0 to 0, the graph will come like this। इनिशियली भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो 0 से 0 जाना है तो ग्राफ इस प्रकार का होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में हर जो आई होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा। मैं राइट का पॉजिटिव डायरेक्शन अगर लिया हूं तो हम यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, जो ऐसा दो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा बाय सिमेट्री, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हमारा R0 है तो ये वाला पॉइंट माइनस R0 होगा, जहां पर हमारा मॉड ऑफ Ix जो है, यानी R इक्वल्स टू प्लस माइनस R0
mod of ix is a maximum। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने के बारे में बात करूं तो मैग्नीट्यूड वहां पर मैक्सिमाइज होने वाला है। तो क्या हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? लेट्स सी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ix जो है वो हमारा कितना है? gm r a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हमारे पास आएगा। और ये हमारा है f ऑफ r, फंक्शन ऑफ r। तो f डैश r जो है दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, gm तो भाड़ में जाए, वो तो 0 हो ही जाएगा अपने आप, उधर जाएगा। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें कोशेंट रूल से तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, r का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 3/2 a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, फिर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, दैट विल मस्ट बी इक्वल्स टू 0। नाउ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब होता तो वो तो इस तरफ चला जाएगा, वो 0 हो जाएगा। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को डिवाइड करके 0 कर दो तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, आर स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, तो r आ जाएगा प्लस माइनस a बाई रूट 2। तो ये जो दोनों पॉइंट है जहां पर ix हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है, वो एक पॉइंट है a बाई रूट 2, ये दूसरा पॉइंट है माइनस a बाई रूट 2। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अगर कोई निकालने के लिए बोले तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इस वाले पे पुट कर दो, gm a बाई रूट 2, यहां पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3/2। तो कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2 gma बाई रूट 2, यहां पर हो जाएगा a क्यूब, यहां पर आ जाएगा 3√3, यहां पर आ जाएगा हमारा 2√2। तो √2 गॉन, तो i का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2gm बाई 3√3 इंटू a स्क्वायर, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होने वाली है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a बाई रूट 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके।